नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अमिताभ बच्चन, एक नाम कई पहचान और एक नाम कई किरदार। आज महानायक की सालगिरह पर यह खास शो आप देख रहे हैं। बिग बी की गूंजती आवाज में सुनिए मधुशाला का वो पार्ट जो बाबूजी की याद दिला देता है, लफ्जों का शहर बसा देता है। क्योंकि हम फ्लैशबैक में जा ही चुके हैं, इसलिए हम सुपर फ्लैशबैक में जाते हैं। जब अमित जी आज भी बाबूजी श्री हरिवंश राय बच्चन का जिक्र आता है सामने, तो हम एक अलग अमित जी को देखते हैं, एक अलग बच्चन साहब को वहां पर देखते हैं। आपकी आवाज, वो अल्फाज मिलते ही एक अजीब सा जादू, अजीब सा तिलिस्म आता है वहां। अमित जी की सबसे पसंदीदा पंक्तियां उसमें कुछ हैं जो आप बार बार पढ़ते हो, बार बार कहते हो। कुछ पंक्तियां हमारे लिए कह दें यहाँ पर। मुझे कुछ पंक्तियां याद है, मैं सुना दूंगा। जी हम तो यहाँ से, मैंने तो यहाँ रखा है कि उसमें मैं पलट पलट के बोलूं, ये वाला भी सुना दीजिए। जी, मधुशाला 1933 में लिखी गई थी, 1933, और 1935 में पहली दफे उसका प्रकाशन हुआ। पहली बार बाबूजी ने मधुशाला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक कवि सम्मेलन हुआ तो वहां सुनाई थी। तकरीबन 135 उसके क्षण हैं, पंक्तियां हैं, और जब शुरू किया तो फिर लोगों ने उनको रुकने नहीं दिया और पूरी 135 पंक्तियां उनको याद थी और पूरी 135 पंक्तियां उन्होंने एक ही सिटिंग में उनको गा करके सुनाया था। उसके बाद काफ़ी वो प्रचलित हो गई मधुशाला, और आज भी मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आज के भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो कि उसको सुनना चाहते हैं। कुछ पंक्तियां उसकी सुना देता हूँ। बाबूजी तो इसे गा करके सुनाया करते थे, यहाँ तो गाने लायक मैं हूं नहीं। कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों, किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। बाबूजी ने कभी मदिरा पान नहीं किया, तो बहुत से लोग आश्चर्य होते थे कि आप शराब पीते नहीं तो मधुशाला कैसे लिख दिया आपने। और काफी इसका विरोध भी हुआ उस जमाने में। ऐसा विरोध हुआ कि मधुशाला जो है वो जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी है, इसको गुमराह कर रही है। और बात होते होते ये गांधी जी तक भी पहुंच गई, महात्मा गांधी जी के साथ। तो गांधी जी ने बाबूजी को बुलाया और कहा, पढ़ो क्या लिखा है तुमने। तो उन्होंने पढ़ के सुना। उन्होंने कहा इसमें तो कोई खराबी नहीं है, तो बच गए बाबूजी, उन्होंने कहा। लेकिन ये बात उनको कई बार आती रहती थी कि आप पीते नहीं हैं तो कैसे लिखते हैं आप। तो बाबूजी ने अपने एक संस्करण में परिशिष्ट में लिखा है उन्होंने कि अचानक उनको याद आया कि वो कायस्तों के कुल में पैदा हुए थे। कायस्त जात होती है, पता नहीं आप में से कोई हम यहाँ पर। तो कायस्तों के कुल में पैदा हुए जो कि पीने के लिए बहुत मशहूर थे और प्रसिद्ध थे। और पृथ्वीराज चौहान जब अंधे किए गए और शहाबुद्दीन गौरी के दरबार में उनको लाया गया, अंधे होकर के उनको शब्द वेदी बाण चलाने की जब बात हो रही थी, तो उस समय चंद बरदाई जो कि दरबार में थे, उनकी एक रोसो छपी थी, जिसमें एक छप्पे में उन्होंने बयान किया था कि अलग अलग जाति के लोगों को अगर प्रधान बना दिया जाए, अलग अलग जाति के लोगों को
अगर प्रधान बना लिया जाए तो उनका व्यवहार कैसा होगा। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि ऐसे मन से उन्होंने सोचा, अभी याद नहीं क्या था वो रासो, कि क्षत्रिय होए प्रधान खाए खंडव दिखरावे। क्षत्रिय को अगर आप प्रधान बनाएंगे देश का तो खाएगा और खंडव यानी तलवार दिखाएगा। साहू होए प्रधान भरे घर राज थमावे। बनिया को अगर बनाएंगे आप प्रधान तो वो अपना घर भरेगा और राज किसी और को थमा देगा। और कायत होए प्रधान हो निसी रहे पियंतो, तो दिन भर जो है वो पीता ही रहेगा कायस। तो वहां से उन्होंने लिखा कि मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला कि मेरे तन के लोहू में है 75% हाला। और पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर, पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर, मेरे दादों परदादों के हाथ बिकी थी मधुशाला। फिर मृत्यु के ऊपर भी उन्होंने लिखा था, थोड़ी सी गंभीर है वो बातें, यम के ऊपर कि यम आएगा साकी लेकर हाथ लिए काली हाला, पी न होश में फिर पाएगा सुरावी सुध ये मत वाला। ये अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला है, पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। हमारे यहाँ जब मृत्यु होती है तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उसमें भी लिखा है कि मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला। तुलसी मेरे होठ पे मत रखिएगा, प्याला रख दीजिएगा। और मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला, गंगा जल की जगह हाला रखिएगा। मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। और मेरे शव पर वो रोए हो जिसके आंसू में हो हाला, मेरे शव पर वो रोए हो जिसके आंसू में हाला। आह भरे वो जो हो सुरभित मदिरा पीकर मतवाला, दे मुझको वे कंधा जिनके पद मद डगमग होते हैं, दे मुझको वे कंधा जिनके पद मद डगमग होते हों, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। और चिता पर जाए उंडेला पात्र न घृत का पर प्याला, और चिता पर जाए उंडेला पात्र न घृत का पर प्याला। घंट बंधे अंगूर लता पर मध्य न जल हो पर हाला। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, मेरा तो ऐसे करना कि पीने वालों को बुलवाकर खुलवा देना मधुशाला। अमिताभ ने जिंदगी की भरपूर धूप छांव देखी है, नाकामी और कामयाबियां देखी हैं, हिट फिल्में देखी, फ्लॉप को भी कबूल किया, सेहत की दगाबाजी देखी, जिंदगी से मिले हर तोहफे देखे। अमिताभ से सुनिए वो खास बातचीत जिसमें उन्होंने ये साफ किया कि कैसा रहा है उनका अभी तक का सफर। अमित जी, आप जब सामने होते हैं शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं, समझ नहीं आता शुरू कहां से करें। लेकिन मैं आपकी इजाजत के साथ, क्योंकि आपके पिताजी की कविता की कुछ पंक्तियां हैं, इसीलिए तू बोलने की हिमाकत में करूंगी। तू न रुका है कभी, तू न थमा है कभी, तू न मुड़ा है कभी, की शपथ की शपथ की शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जितने भी लोग ट्विटर पर आपको फॉलो करते हैं, और सारे करते हैं, मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं करता होगा, उसमें आपने जिक्र बहुत बार किया है कि आपको अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें। और जब हमने देखा तो पता चला जब आप ग्रेजुएशन करके कोलकाता गए थे तो वहां पर एक बॉक्स वाला की तरह वहां पर आप काम करते थे। हालांकि हम सब चाहेंगे कि आप बांटे, क्या था वो दौर, क्या है वो सारी चीजें। वो क्योंकि इसकी शूटिंग कलकत्ते में हो रही थी, तो जितनी भी पुरानी यादें थी वो सब सामने आ रही थी। ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली से नौकरी ढूंढने गया था मैं कलकत्ता,
और वहाँ पर 7 साल में रहा। तो अब तो बहुत बदल गया, लेकिन जब उन गलियों में जाते हैं तो पुरानी यादें याद आती हैं। एक बॉक्स वाला क्या करता है? ये कुछ मुझे तो ये बताइए, बॉक्स वाला होता क्या है? पहले मुझे शब्द ही नहीं मालूम क्या होता। जी, यही शब्द पढ़ा मैंने आपके बारे में कि आप कोलकाता में थे, शायद कोई मल्टीनेशनल कंपनी। जी नहीं, ये एजेंट ब्रिटिश एजेंसी हाउसेज होते हैं जो कि मैनेज करते हैं किसी का बिजनेस। अब उनको बॉक्स वाला कहते हैं, मुझे मालूम नहीं क्यों बॉक्स वाला कहते हैं, लेकिन जी हाँ, उनके यहाँ नौकरी की थी मैंने। उनके 7 साल का वक्त? जी 7 साल। जिसके बाद अमित जी उसके बाद एक इश्तेहार निकला फिल्म फेयर और माधुरी का। माधुरी दीक्षित नहीं, माधुरी जो मैगजीन थी। जी उनका इश्तेहार निकला था कि वो ऐसे लोगों की तलाश में है जो कि फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करना चाहते हैं। और एक कंपटीशन था, उसमें बहुत से लोग अप्लाई करते थे। फिर उसके बाद आपको एक अवसर मिलता था जहां आप जाकर के एक स्क्रीन टेस्ट दें, अपनी एक्टिंग का नमूना दिखाएं आप, और फिर उसके बाद अगर आप चुने गए तो आपको 5,000 रुपये मिलने वाले थे। और तकरीबन 6 बहुत ही प्रख्यात जो कि डायरेक्टर्स थे उस जमाने के, उनके साथ काम करने का अवसर मिलेगा। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें फिर अप्लाई किया मैंने और प्रिलिमिनरीज में ही फेल हो गया, तो फिर वापस आ गया। लोग अभी भी हौसला हासिल करते हैं उस चीज़ को सोचकर, जब भी कोई किसी चीज़ में फेल करता है उसे कहा जाता है अमिताभ बच्चन को भी रिजेक्ट किया गया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से लोग जाते हैं वहाँ और फेल हो जाते हैं, लेकिन एक बार मन लग गया, उसके बाद फिर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर मैं मुंबई आ गया काम ढूंढने के लिए। कई कविताएं पाठ्यक्रम का भी हिस्सा होती हैं। बाबूजी की कई कविताएं हैं जो बच्चे पढ़कर बड़े होते हैं, चाहे वो बाट की पहचान करनी हो, संबंधों के बारे में कहा जाए। एक कविता अगर आप मेरे निवेदन पर सुना दें, इस पार प्रिय मधु है तो। वो लंबी है बहुत कविता, कुछ पंक्तियां, कुछ हल्की फुल्की चीजें आपको सुना देता हूँ। और कि जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था। जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था, और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं है कि मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया। और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं कि मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया था, और मेरे बाप को उनके बाप ने बिना पूछे उन्हें, और उनके बाबा को बिना पूछे उनके बाप ने उन्हें। जिंदगी और जमाने की कश्मकश पहले भी थी, आज भी है, शायद ज्यादा, कल भी होगी, शायद और ज्यादा। तुम ही नई लीक रखना, अपने बेटों से पूछकर उनको पैदा करना। अमित जी, आप खुद उस ओर इस पूरी चर्चा को मोड़ कर ले गए हैं, पुरखों तक चले गए हैं, बाप बेटे के रिश्तों पर चले गए हैं। तो आपके बाबूजी के साथ आपका रिश्ता और अभिषेक के साथ आपका रिश्ता, बाप बेटे के ये 2 रिश्ते कितने अलग हैं? बाबूजी के साथ थोड़ा सा ठहराव था, भय भी था, क्योंकि वो निरंतर अपने कमरे में बैठ के लिखा करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे। और ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं होती थी, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तब थोड़े बहुत उनके साथ मुलाकात होने लगी। बहुत से ऐसे वाक़या थे उनके साथ जो हमने साथ में बिताए। बहुत सी गुण उनके थे जो स्कूल में जब मैं पढ़ता था, मैं शेरवुड कॉलेज में था जो कि नैनीताल में है, बोर्डिंग में, वहाँ जो एनुअल ड्रामा होता था उसमें मैं भाग लेता था। 1 साल में भाग लिया तो मुझे बेस्ट एक्टर का उसमें पुरस्कार मिला, और अगले साल फिर उसमें मैं जो प्ले करने वाला था उसमें भी ऐसी उम्मीद थी कि मुझे फिर से बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलेगा, लेकिन उसके 2 दिन पहले मुझे मीजल्स हो गया और भाग लेने से मुझे इनकार कर दिया। मैं 14 वर्ष की उम्र है उस समय, आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बुरा लगता है। तो मैं वहाँ स्कूल के ही अस्पताल में था और हम लोग माता पिता को बुलाते थे, फाउंडर्स डे होता था, माता पिता सब दिल्ली से आते थे, देखते थे हमारा कार्यक्रम।
तो वो आकर के हमारे साथ हॉस्पिटल में बैठे और उस दौरान बैठे जबकि मैं सुन सकता था कि नीचे प्ले जो है वो हो रहा है जिसमें मुझे भाग लेना था। और वो 3-4 घंटे वो मेरे से बस बात ही करते रहे, मन मेरा उधर न लगे। उस समय उन्होंने बहुत ही गुण की बात बताई कि देखो, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। और ये मेरी समझ में नहीं आता था कि मन का ना हो तो ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा जो मन का ना हो इसका मतलब वो ऊपर वाले के मन का हो रहा है और वो तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेगा, इसलिए अच्छा हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं, पूरी रात निकल जाएगी बात करते हैं। इसीलिए वो रिश्ता और अभिषेक के साथ आपका रिश्ता, यानी पिता के तौर पर अमित जी। जब मैंने विवाह किया तो मैंने सोचा कि अगर यदि मुझे कभी पुत्र होगा तो वो मेरा मित्र होगा। और मैंने हमेशा अभिषेक को अपना मित्र माना है। और मैंने एक किताब में पढ़ा कहीं, शायद इमरान भाई को पता होगा, शायद पठानों में शायद मैंने ये किताब निकली थी पाकिस्तान के ऊपर, जहाँ पर ये बहुत ही अच्छी कहावत है कि जब बेटा जो है वो बाप के जूते पहन लेता है तब वो बेटा नहीं होता, उसका मित्र बन जाता है। तो मैंने यही सोचा कि तो अब वो मेरी पैंट कोट सब पहन लेते हैं और जूते भी पहन लेते हैं, मैं उनकी चीजें अब चुराता हूं। तो मेरा रिश्ता उनके साथ एक मित्र का है और हमेशा रहेगा। बाबूजी के साथ ये रिश्ता अलग था, थोड़ा सा भय भी था जैसे कि मैंने कहा, और लेकिन आगे चल करके बहुत ही घनिष्ठ हो गया रिश्ता। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।